हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हमारा जो साइंस के केमिस्ट्री के पार्ट के चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए थे, तो हमने वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेने स्टार्ट किए थे अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन। ठीक है, जो जितने भी हमारे उसमें चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे थे। फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें आपने एमसीक्यूज देखे थे, फिर आपने सेकंड में फिलअप्स देखे थे, थर्ड वाले में आपने ट्रू फॉल्स देखे थे, देन फोर्थ जो आपका प्रैक्टिस सेट आया था उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स आए थे, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम वाले टाइम पे हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स इनके सॉल्व करेंगे, और कुछ जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी, तो किस प्रकार से उसका आंसर आपको देना होता है, कितना उसमें मैटर आना चाहिए, वो आप यहाँ पर सीखते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस सेट में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन को बताना है, प्रोसेस प्रक्रिया, यानी कि प्रश्न है आपका उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? प्रश्न है आपका पहला कि उदासीनीकरण की प्रोसेस बतानी, न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है। ठीक है, और उदाहरण सहित का मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस को आप बता रहे हैं कि प्रोसेस होती क्या है उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। क्लियर है? तो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हमने कहाँ पढ़ी थी? जब आप एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी अम्ल क्षारक एवं लवण वाला चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे, उस वाले चैप्टर में हमने ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया देखी थी। और यह अभिक्रिया क्या कह रही थी कि जब एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से कराई जाती है, किसी एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराई जाएगी, तो आपका प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी, ठीक है, किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार से अभिक्रिया कराई जाएगी, तो वहां पर उत्पाद के रूप में जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा या कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो लवण और जल बनते हैं। यही आपकी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी अम्ल किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका कैसा हो सकता है? जब प्रबल हो सकता है या फिर दुर्बल अम्ल हो सकता है। क्षार भी उसी प्रकार का हो सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं, यानी कि उदासीन हो रहे हैं वहां। ठीक है, दोनों के जो अपने गुण हैं वो मिल करके एक नया ही प्रोडक्ट, नया ही उत्पाद बना रहे हैं, लवण, और साथ में आपका पानी, जल, H2O भी यहाँ पर बनता है। तो इसी अभिक्रिया को आपका क्या कहा जाता है? आपका उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? जब को एक अम्ल या उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसको आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन, ये क्या है? एक अभिक्रिया है बिटवीन किस किस के बीच? एन एसिड एंड अ बेस। बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच। बिटवीन आप कहाँ लगाते हैं? जब दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी होती है तो वहां पर बिटवीन यूज होता है। तो यहाँ पर एक एसिड और एक बेस के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो तब क्या कह रहे हैं? हियर बोथ एसिड्स एंड बेसेस, यानी अम्ल और क्षार दोनों गेट न्यूट्रलाइज, दोनों ही क्या हो रहे हैं? उदासीन हो रहे हैं। वहां पर मैंने कहा आपको अम्ल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी और क्षार की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, दोनों के कोई गुण होंगे, दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया, जो कि एक क्या है, क्षार है, ठीक है, बेस है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अभिक्रिया का मतलब मिलाना, मिक्स करना सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, इन दोनों को मिला रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक क्या है आपका सॉल्ट, या जिसे आप क्या कह रहे हैं, लवण, ठीक है, लवण है, वो बनता है और साथ में आपका क्या बनती है, H2O यानी कि जल बनता है, ठीक है। तो ये इसके लिए अभिक्रिया हो गई NaOH प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस यानी कि आपका क्षार, ठीक है, और HCl आपका क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। और ये क्या बना रहे हैं, NaCl, जो कि आपका सॉल्ट है यानी कि लवण, और साथ में H2O बन रही है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है जब वो बनेगा उसके बाद वो थोड़ा गर्म सा रहेगा क्योंकि वहां से हीट भी निकल रही होगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके आसपास। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है जिसको क्या कहा जा रहा है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, या जिसको हमने क्या कहा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गई आपकी, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में मिलकर उदासीन होते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है, तो लवण और जल बनते हैं। क्लियर है, ये आपका आंसर। एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल आप दे देंगे, ओके, क्लियर है, ये एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। क्या कहा जा रहा है कि आपका क्या हो रहा है, एंटासिड टैबलेट लिए जा रहे हैं कब, जब आप एसिडिटी से सफर करते हैं, या आपको जब एसिडिटी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को जब एसिडिटी हो जाती है तो वो एंटासिड की टैबलेट लेता है। तो क्यों लेता है, तो हमने पढ़ा है कि जब हम पूरा, आप लोग पाचन तंत्र भी पढ़ रहे होंगे यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने देखा है कि आपके स्टमक में कोई तो आपका एसिड पाया जाता है, और वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था, वो एसिड क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसी एसिड के कारण से जब उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी स्टमक में तो एसिडिटी हो जाएगी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं, ठीक है। तो अम्लता की स्थिति आ जाती है। अब अम्लता की स्थिति आने पर कोई एसिड टैबलेट लेनी पड़ेगी जो उस अम्ल के विपरीत कार्य करे, समझ रहे हैं।
एसिडिटी की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है स्टमक में, तो एसिडिटी को कम करना है। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, एसिडिटी के अपोजिट कोई चीज डालेंगे। तो एसिड के ऑपोजिट आप क्या देखते हैं, बेस रिएक्ट करता है, तो वहां पर बेस वाले टैबलेट लेंगे जो क्षारक की तरह व्यवहार करेंगे, जिनको आप एंटासिड कहते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर जाएगा, और जब आप एंटासिड टैबलेट लेंगे तो ये बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति की होंगी, और ये तो ऑलरेडी वहां पर एसिडिटी यानी एसिड प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में। और आपको पता है बेस जब जाएगा एसिड से रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्योंकि बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है वहां पर, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन होने के बाद लवण और जल तो आपके बनते ही हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि एंटासिड इसलिए ले जाते हैं क्योंकि एसिड की मात्रा वहां पर ज्यादा है, तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए क्या लिया जाएगा, आपका एंटासिड लिए जाएगा। और जब आप न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे चैप्टर में, तो तब आपने ये सारे एग्जाम्पल भी वहां पर देखे थे न्यूट्रलाइजेशन के। सो एग्जाम्पल ऑप्शन ए का आंसर क्या है आपका, द एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस। एंटासिड टैबलेट में क्या होता है, क्षार प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका काम करती है, आपका बेस का कार्य करती है। विच न्यूट्रलाइजेज, जो कि क्या करती है, उदासीन करती है, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। जितना भी स्टमक में, पेट में, आमाशय में क्या हो रहा है, आपके एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर बन रहा है, उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे बेस लिए जाते हैं, जिनको एंटासिड टैबलेट कहा जा रहा है। हेंस इट इज यूज्ड व्हाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। ओके, तो ताकि वो बेस जो है, एंटासिड टैबलेट जो है, वो एसिड की जो गुण है या उसकी प्रकृति है उसको कम कर सके, या उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको कम करे, इसलिए बेस या एंटासिड टैबलेट लिए जा रहे हैं, और वो न्यूट्रलाइज करते हैं वहां पर एसिड की मात्रा। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी क्या है आपका, कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। क्या कह रहे हैं, जब कोई चींटी काटती है तो उसके बाद कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन सोल्यूशन वहां पर लगाया जाता है स्किन पर। क्यों, तो आपको पता है जो एंट बाइट होती है, जब जो चींटी होती है वो काटती है, तो चींटी का जो डंक होता है उसमें आपका एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड, आपका फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं आप। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब वो चींटी आपको काटती है, यानी किसी भी व्यक्ति को काटती है, तो उससे वो इंजेक्ट करती है उस एसिड को व्यक्ति के, जो पर्सन है उसकी स्किन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मेरे हाथ पे किसी चींटी ने काटा है, तो वो चींटी क्या करेगी, जो उसकी डंक में एसिड है, अम्ल है, उसको इंजेक्ट करेगी मेरी स्किन के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर एसिड को डाल देगी। ठीक है, तो एसिड की वजह से मेरे हाथ पर कोई ना कोई क्या होगी, प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे स्किन एलर्जी हो सकती है, या उसके अलावा भी रैशेज हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इस एसिड के ऑपोजिट, जो मैं बार बार ऑपोजिट नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, या आपके अम्ल के विपरीत, जिसको हम अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए डाल रहे हैं। जैसे एसिडिटी में हमने कोई बेस यूज किया, तो यहाँ पर भी एसिड इंजेक्ट किया गया, तो कोई बेस हम यूज करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि सिंपल साबुन, सोप से हाथ धो देते हैं, क्यों, क्योंकि साबुन में भी क्या पाया जाता है, आपका बेस यानी क्षार पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर कैलेमाइन लोशन जिसकी बात कर रहे हैं, कैलेमाइन सोल्यूशन की, तो वो भी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, बेस होता है, तो उसको लगाने से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज, यानी कि जो आपके चींटी ने वहां पर अम्ल डाला था ना, एसिड, उसके प्रभाव को कम करेगा। एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए कैलेमाइन लोशन या कैलेमाइन सोल्यूशन वहां पर लगाया जा रहा है, और वहां पर भी आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आंसर क्या है, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। क्या कह रहे हैं,
कि जब कोई भी चींटी काटती है तो वो स्किन यानी त्वचा के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड डाल देगी आपका। कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज बेसिक इन नेचर, जो कि कैसा है, क्षारीय है प्रकृति में, ठीक है, क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है। हेंस कैलेमाइन न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से यानी ये जो जिंक कार्बोनेट है ये क्या करेगा, हमारे फॉर्मिक एसिड जो चींटी ने डाला स्किन में उसको, उसके प्रभाव को कम करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा यानी उदासीन करेगा, टू ब्रिंग रिलीफ फॉर द अफेक्टेड पर्सन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंग रिलीफ फॉर द अफेक्टेड पर्सन। जिस भी व्यक्ति को चींटी ने काटा है तो उसको उस चींटी के काटने से जो प्रभाव उत्पन्न हुए हैं उनसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, कैलेमाइन लोशन लगाया जा रहा है। और कैलेमाइन लोशन या सोल्यूशन डालने पर वहां पर जो एसिड है उसकी प्रभाव को न्यूट्रलाइज, उदासीन कर दिया गया है और अभी पूरी तरीके से उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस दूसरे को भी नोट करेंगे। ये आपका ए का आंसर है, ये बी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। क्या कहा जा रहा है, जितना भी फैक्ट्री कारखानों से जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, कब, बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। किसी भी पानी का, जल का स्रोत होगा, जैसे कोई कारखाना है उसके आसपास कोई नदी तालाब कुछ भी है, ठीक है, तो कारखाने से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट उस नदी तालाब में डाला जाएगा, ठीक है, जनरली यही होता है। तो उसको नदियों में डालने से पहले या जो भी वाटर बॉडीज वहां पर होगी उसमें डालने से पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसको कैसा किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उदासीन किया जाता है। तो पूछा जा रहा है क्यों, मतलब करते हैं तो इसका रीजन बताइए, एक्सप्लेन करना है कि क्यों करते हैं। तो यानी जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है अगर वो एसिडिक होगा नेचर में या बेसिक होगा, जो भी उसकी प्रकृति होगी उसके अनुसार, और उसको ऐसे ही पानी में डाल दिया गया, ठीक है, तो पानी में डालने से क्या होगा, पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन है कि वहां पे फिश है, मछली है। मछली क्या करती है, पानी से ही अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है और साथ साथ वहां पर गैसेस वगैरह जो उसको क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में, सांस लेने पर वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही प्रयोग करती है, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो उसको पानी से ही सारा अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो पानी में अब कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है जो कि न्यूट्रलाइज नहीं है तो उससे उसको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, उसकी लाइफ को प्रॉब्लम होगी, उससे वो मर भी सकती है। तो इस तरीके से तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट डाला जा रहा है, क्योंकि और उस पानी का और जगह भी उपयोग होगा, इसीलिए उसको पहले क्या कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मैंने बोला अम्लीय बेस या क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, यहाँ पर बता रहे कि एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर का है विच में कॉज हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जलीय जो जीवन है, जलीय जीवन यानी जल के अंदर रहने वाले जो भी वहां जीव जंतु है, ठीक है, उनकी लाइफ को क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक यानी जलीय, ओके, एक्वेटिक जलीय जीवन को खतरा है। और किससे खतरा है, उस फैक्ट्री वेस्ट से, ठीक है, कारखाने से निकलने वाला जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे खतरा है, जबकि वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। हेंस दे आर न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अ बेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। क्या कहा जा रहा है, इसीलिए पहले पानी में डालने से या जल के जो स्रोत हैं उनमें उनको डिस्पोज करने से पहले क्या किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे,
क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में, तो उसमें बेस डाला जा रहा है और एसिड में बेस डाल करके क्या कर दिया जाएगा, उसको उदासीन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको नदी, तालाब, किसी भी वाटर बॉडीज में आपको जब डंप करना है या उसमें डालना है, तो उसको डालने से पहले क्या कर दिया जा रहा है, न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, ताकि वो किसी भी प्रकार से हार्मफुल न रहे। ओके, तो होपफुली ये तीनों ही पॉइंट, और ये तीनों ही पॉइंट हमको क्या दिखाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा ना, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरणों में भी आप इनको लिखते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही नहीं आ सकता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है तो उसको क्या दिया जाता है, तो उस टाइम आप ये आंसर लिखेंगे कि जब व्यक्ति को एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी से सफर करता है, तो उस टाइम पर उसको एंटासिड टैबलेट्स दिए जाते हैं जो कि क्षारीय होते हैं आपके नेचर में, प्रकृति में। तो उसका एग्जाम्पल भी बता देंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एक बेस है, तो वो दिया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को अम्लता होती है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैलेमाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट, या तो ये पूछ सकते हैं कि चींटी है, एंट है, उसकी डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आप बता देंगे फॉर्मिक एसिड। और क्या पूछ सकते हैं कि जब चींटी काटती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तब आप बोलेंगे कि कैलेमाइन सोल्यूशन लगा दिया जाता है, या फिर इसके अलावा कोई भी बेसिक सोल्यूशन वहां पर अप्लाई कर देंगे। ओके, इसके अलावा इसमें क्या पूछ सकते हैं कि फैक्ट्री वेस्ट को जब पानी में डाला जा रहा है या किसी भी जल स्रोत में डाला जा रहा है, उससे पहले क्या होता है, तो उससे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है, जहां पर अगर वो फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक नेचर का है तो उसको बेस से अभिक्रिया करा के न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी उस अम्लीय जो आपका जितना भी वेस्ट है उसके प्रभाव को कम कर दिया गया, उदासीन कर दिया गया, ठीक है। तो जल्दी से इन तीनों पॉइंट्स को नोट करेंगे और फिर हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलिए, ये सी का आंसर है आपका, नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है तो वो आपका अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है नेचर में, वो बताना है, और आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। तो जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और इसको किस प्रकार टेस्ट कर सकते हैं, रेड लिटमस से भी आप टेस्ट कर लेंगे, ब्लू से भी, तो दोनों में वो किसी भी प्रकार का कलर नहीं देगा, यानी रेड रेड ही रहेगा और ब्लू आपका ब्लू ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप टेस्ट कर लेंगे कि वो कैसा है, उदासीन है, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर के लिए आप क्या लिखते हैं कि यह उदासीन प्रकृति का होता है और आप किससे पता कर सकते हैं इसको, इसका परीक्षण, और इसका परीक्षण किससे किया जा सकता है, लिटमस पेपर से, लिटमस पत्र द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। यह लाल व नीले लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करता, ठीक है। चलिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाल लिटमस का पेपर लाल ही रहता है जब उसमें डिस्टिल वाटर डाला जाएगा, या नीले रंग का अगर लिटमस पेपर है उसमें डिस्टिल वाटर को डाला जाएगा तो वो भी नीला ही रहेगा,
ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है, जब बेकिंग सोडा को मिक्स किया जाता है लेमन जूस के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पर बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब बबल फॉर्म होंगे तो जब बबल फॉर्म हो रहे हैं उसका मतलब है वहां पर कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई गैस बन रही है। तो वो गैस कौन सी है जो निकल रही है उसके बारे में बताना है, और इसको किस प्रकार का परिवर्तन आप कहेंगे वो उसकी व्याख्या करनी है। तो जब बेकिंग सोडा आपका मिक्स किया जाता है लेमन जूस के साथ, तो वहां पर जो गैस इवॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है। और साथ ही गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, नया एक कंपाउंड वहां पर बन रहा है। और जब भी नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज कहा जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और वहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बबल्स बनते हैं वहां पर। जब बबल्स बनेंगे दैट मीन्स द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस। ओके, वहां पर किसका क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है। दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक क्या है, रासायनिक आपका परिवर्तन है, ठीक है। ओके, तो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ कोई अदर सब्सटेंस बनेगा। तो जब भी नए पदार्थ की बात होती है कि नया कोई पदार्थ बन रहा है जिसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो उस परिवर्तन को, जिस परिवर्तन के थ्रू नया आपका पदार्थ बन रहा है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहा, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। क्या कहा जा रहा है, जब मोमबत्ती जलती है ना, तो उस मोमबत्ती के जलने के दौरान दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा आपको कहा गया है कि ऐसा ही एक और एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए जिसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो बच्चे, मोमबत्ती के जलने में आप दो प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। एक, जब मोमबत्ती जलती है तो जलने के दौरान वहां पर बर्निंग की प्रोसेस हो रही है, जलना। तो जब भी जलने की प्रोसेस होगी वो आपका केमिकल चेंज में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वहीं पर मोम भी पिघल रही होगी, जो कि क्या दिखा रही है, आपका फिजिकल चेंज दिखा रही होगी। तो फिजिकल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है बच्चे, भौतिक। ओके, और वहीं पर दूसरा क्या कहा जा रहा है, द केमिकल चेंज इज द बर्निंग ऑफ गैस। बाती का, मोम में बाती भी होती है, बाती का जलना या गैस का उत्पन्न होना और गैस का निकलना, ये कैसा है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, देख लिया आपने, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन। जल आपकी एक ही मोमबत्ती रही है। देन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या कहता है कि यहाँ पर भी आपकी फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं वो एक साथ हो सकते हैं। जैसे फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन में क्या कहा जा रहा है, इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल टू सिंपलर वन।
जब बड़े बड़े जो आपका फूड मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको छोटे अणु, जैसे जब खाने को चबाया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, बड़ा जो आपका एक पोर्शन होता है खाने का, मील का, उसको छोटे हिस्सों में, या आप क्या कहेंगे, अगर कोई, जैसे आप सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, ठीक है, तो चावल आपने साबुत लिया, लेकिन आपके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चावल को और छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपलर वन में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो पीस लेते हैं या चबा लेते हैं, तो वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी फिजिकल चेंज। वहीं पर जब केमिकल्स के प्रेजेंस में आपका क्या होगा, जितना भी फूड का सिंपल पार्ट गया है, वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी, और जैसे कि हम एंजाइम्स और HCl का एक्शन देखते हैं, तो वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। तो ये भी एक ऐसी एक प्रक्रिया है जहां पर भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जिसमें कि हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट के। ओके, आने वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, और इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।